हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादौन स्वागत करती हूँ आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे के लिए टीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़। इसमें हम आपको कराने वाले हैं जो 2024 में कांस्टेबल एग्ज़ाम जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट है ये। आप देख सकते हो 20 फेब को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और ये हम इसकी फर्स्ट शिफ्ट को कर चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट इसकी हम कर चुके हैं, ये आपकी सेकेंड शिफ्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है पर उधार दिए जाते हैं 12 महीने, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ओके, आपको 12 मंथ का इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है और आपको 9,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। अच्छा, एक बात बताओ, ये अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है और 12 महीने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है छः महीने के बाद आपको अपनी चक्रवृद्धि ब्याज देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगा के। आप ये कहोगे कि मैम अगर हमारा 80% है, अगर हमारा है 80%, आप कहोगे मैम हमारा अगर 80% जब होता है ना, जब 80% होता है तो 80% होता है हमारे 12 मंथ के लिए। किसके लिए होता है? 12 मंथ के लिए। तो 6 मंथ के लिए क्या होगा? आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि 40% आ जाएगा। यानी कि 40% से आपको 2 बार उसको पैसे देने होंगे। आप इसमें सक्सेसिव लगाओगे, क्लियर है? सॉर्ट करने के लिए आप इसमें सक्सेसिव लगाओगे। सक्सेसिव किस तरीके से लगेगा आपका? देखिए, आप कहोगे मैम ये है 40 और आप क्या करोगे 40% प्लस 40%, और आप इधर क्या करोगे प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 100। ये कितना आ जाएगा? 80 प्लस 16, ये कितना आ जाएगा? 96% आपका आ गया। अब आपको इस तरीके से आपको 96% है, आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा था? प्रिंसिपल दे रखा था आपको 9,000, ठीक है? प्रिंसिपल 9,000 था, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इस 9,000 में 100 से भाग दोगे और आप अपना लिख दोगे 96। अब आप कहोगे मैम अगर 9 का मल्टीपल आ रहा है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने चलोगे तो देखो यही आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। अगर ये 9, इसको भी आप देखो, एक बार चेक करो, ये क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी बन जाएगा 8 और 6 14, 14 4 1 5, 5 और 4 9, ये भी हो गया। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो बड़ी कैलकुलेशन तो ऐसी है भी नहीं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, 9 0 का 9 6 में दोगे तो लास्ट में एक 0 आएगा, ठीक है? आप क्या करोगे? 54 6 54, 5 4 और 5 इसका कैरी, 9 81, ठीक है? ये आ जाएगा 86। 8640 क्या आ जाएगा आपका? 8640 आंसर होगा आपका 8640 विल बी योर आंसर। कैसे पता पड़ा? हमने सिर्फ सक्सेसिव लगा रखा है, 100 से 100 कट गया। अब इसके माइंड कैलकुलेशन कैसे कर सकते थे? आपको पता है, आपने कहा कि 80% फॉर 1 ईयर के लिए हम 40% का 2 बार करेंगे। आप माइंड में 96 कर सकते थे। आपको पता था कि 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएगा, तो 90 बचेगा और 90 का 96 में आप मल्टीप्लाई करोगे। बस इतनी कैलकुलेशन थी। या तो इस कैलकुलेशन को आप माइंड में कर सकते थे या सिर्फ आपको 9 to 96 लिखना था। ओके, इससे आपका ये क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। किसी संख्या के 20% का 25% 250 है, उस संख्या का 35% बताना है। सबसे पहले हमें नहीं पता संख्या क्या है, ठीक है? हम इसका 20% निकालना है, उसका 25% निकालना है, फिर 250 के बराबर रखना है। हम क्या कहेंगे? अगर हमारा नंबर अगर n हुआ, अगर नंबर हमने सपोज माना n है हमारा नंबर, उसका 20% क्या होगा? 20 क्या होता है? 1/5 होता है। क्या होता है? 20 1/5 होता है। और अगर आप बात करते हो 25% की, तो वो 1/4 होता है। वो किसके बराबर है? 250, इसके बराबर है। आप कहोगे n क्या होगा हमारा? 250 तो होगा ही, और ये 20 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका नंबर आ गया। अब उस नंबर का 35% भी फाइंड करना था, तो आप क्या करोगे? 35, ये करोगे 100, ये करोगे 5, ये क्या करोगे? 50, ठीक है? 35 और 50 का आपको मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा? n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0, 25 55 25 2 और 5 15 16 17, 1750। तो आपका 1750 विल बी योर आंसर। 1750 विल बी आंसर। ये क्या है? ये नंबर नहीं है, नंबर तो हमने निकाल लिया, नंबर का 35% 1750 है। ओके,
आपको क्या दे रखा था 20%, फिर आपको 25% निकालना था, उसकी वैल्यू दे रखी थी, हमने n निकाल लिया, ये हमारा n की वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू आपकी, ये आपकी n की वैल्यू थी, ओके, ये आपकी n की वैल्यू थी, और आपने क्या किया, उस n में 35 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको आपका आंसर मिल चुका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप एक बात बताइए, एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। आपको पूछा है, आपको बोल रखा है उसने कि जो एसपी है ना, अगर कोई भी मेज आपने बेच दी, उसका एसपी जब आप निकाल रहे हो तो एसपी तो 6875 हुआ है, और उस पर 25% का आप लाभ भी ले रहे हो, बेचने पर 25% का आप लाभ ले चुके हो। सपोज 100 की चीज हो और आपने कहा कि हमने इसमें 25% का लाभ भी तो ले लिया, तो अब क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप बोलोगे कि मैम वो 125 रुपए का बेचा है, अगर हमने 25% का लाभ ले रखा है तो हमने 125 रुपए का बेचा है। तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है, मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। आपने कहा कि मैम जो 6875 है ना, ये हमारी 125 की वैल्यू है। किस तरीके से है, क्योंकि 25% का लाभ ले रहा है। सपोज उसका, अगर हम कह रहे हैं कि वो 100 रुपए की, उसका जो सीपी है 100 है और उस पर 25 का लाभ ले रहा है, तो 125 में बेच रहा है, तो 1% की वैल्यू, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6875 डिवाइड बाई 125 आ जाएगी। अब आपको बोला है कि उसका क्रय मूल्य बताइए, यानी कि आपको 100 की वैल्यू बतानी है, तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 चौका 100, 55 125, 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 एकन 5, 6, 5 15, 16 17 18, 5 7 35, 36 37, 55 25, 1375। आपका 1375 आपका ये आ चुका है, आपको इसका 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप डिविजिबिलिटी देखो, एक बात बताओ, आपका क्या हो जाएगा, 3 4, 4 और 7, 7 8 9 10, और ये हो जाएगा 11, यानी कि 2 5 और 6 7, 7 चौक 28, यानी कि 8 और 0 यानी कि 10 आ जाएगा। यानी कि आपको अगर इसका आप डिजिटल सम करते हो तो 1 आएगा। आप देखो इसका भी डिजिटल सम 1 आ रहा है, लेकिन आप देखो इसका भी डिजिटल सम आपका 1 आ रहा है, ठीक है, इसका भी डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, फिर एक चीज और फाइंड कर सकते हो। आप एक चीज देख रहे हो, आप इधर एक चीज देखो, आप इसका मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले, बाद में सिखाऊंगी इसको। आप कहोगे ये 0 आ जाएगा, 4 पन्ना 20, 2 आ जाएगा, और 4 7 28 29 30 का 3, और ये आ जाएगा 4 3 12 13 14 15, और 4 1 4 और 5, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। आप ऊपर एक चीज देख रहे थे, ये वाला आप देख रहे थे 6 और 7 कितना हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा, और 6 8 और 5 कितना होता है, 13 ही होता है। तो आप देख रहे हो ये 11 का मल्टीपल है, क्या है, 11 का मल्टीपल है ये, यानी कि जो भी इसको फाइंड करके वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आएगी, 11 का मल्टीपल आएगी। इसको देखोगे तो देखो ये भी 11 का मल्टीपल आएगी, 5 और 6 5 7 और 1 8, 5 6 7 8, ये भी 11 का मल्टीपल है इधर। इसका मतलब है कि आपका नंबर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आपको 2 ऑप्शन में इधर उलझन हो रही थी, बाकी तो कोई 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो ही नहीं कर रहा था, बाकी तो मतलब 1 तो कहीं नहीं आ रहा था डिजिटल सम करके, ठीक है, इसी में 2 में 1 आ रहा था, और हमारा हम भी डिजिटल सम कर रहे थे, हमारा 1 आ रहा था। तो आपने कहा कि मैम इन दोनों में 1 तो डिजिटल सम आ रहा था, लेकिन 11 का मल्टीपल तो सिर्फ यही नंबर है, ये तो नहीं है। तो उस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन इजी हो तो कर सकते हो, अदरवाइज डिजिटल सम इज द बेस्ट ऑप्शन। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। मैं कहूंगी कि आपके पास क्या है, आपके पास है x और फिर है आपके पास y। आप कहोगे कि x 45 है तो उसको y की जगह रख दो, और y 15 है तो इसे x की जगह रख दो। ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1:3 है, और 1:3 आपको दिख रहा होगा, 1:3 आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे मैम आपने इतनी जल्दी ये कैसे सॉल्व किया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में आ चुका होगा किस तरीके से सॉल्व हुआ है, लेकिन मैं एक बार इसको बताती हूँ। x का 45% क्या होता है, x का 45 बोलोगे, आप बोलोगे x का 45%, और फिर आप क्या कर रहे हो, y का 15%। आप क्या करोगे, आप यहाँ x को रखोगे, y को डिवाइड में ले आओगे, ये 15 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, आपको एक चीज समझ में आई कि जो x के साथ होता है ना वो y की वैल्यू होती है, और
और जो y के साथ होता है वो x की वैल्यू होती है। इस तरीके से आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, जब भी आपको देखे x का इतना y का इतना, x के साथ वाला क्या होगा, y की वैल्यू होगी, y के साथ वाला क्या होगा, x की वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन? क्या हो रहा है? देखो 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। उसने बोला कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। यानी कि आपको एक स्पीड बतानी पड़ेगी। आपको क्या बताना पड़ेगा? स्पीड बतानी पड़ेगी। आपको स्पीड निकल आएगी पहली वाली रेलगाड़ी की। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की, यानी कि लंबाई उसकी भी सेम है, यानी कि लंबाई उसकी कितनी 384 ही है, दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए, आपको दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है, ठीक है। आप कहोगे 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो क्या खंबे की कोई भी लेंथ होगी? नहीं होती। इंसान की भी हम कोई लेंथ नहीं लगाते, लेकिन इंसान की स्पीड होती है। खंबे की तो स्पीड भी नहीं होगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है लेकिन उसकी स्पीड नहीं होती। ये 2-3 तरीके क्वेश्चन होते हैं। आप इसमें देखो 384 को 12 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? जो हम अगर S1 निकालें पहली ट्रेन की, आप कहोगे कि कितना होगा? 36, 12 36, 37 38, और आप क्या करोगे? 12 दूनी 24। आप कहोगे मैम 32, और ये मीटर है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आप कहोगे मैम जो फर्स्ट वाली ट्रेन है उसकी स्पीड 32 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की, अच्छा लंबाई तो दोनों की समान है, इसको रहने देते हैं यूनिट को, ठीक है। आप लिखोगे 32 ये, और हमें दूसरी की ट्रेन की स्पीड नहीं पता, x मान ली। आप कहोगे कि ये कितना है? 384 की ही दूसरी वाली ट्रेन की जो लेंथ है वो 384 ही है। आप कहोगे 384 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 बार हो गया, 2 बार हो जाएगी, ये जुड़ेगी तब भी यही आएगी, ठीक है। मतलब 384 मल्टीप्लाई 384, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है इसे 2 बार जोड़ रहे हैं। 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब इसे 3 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब 12 सेकंड की ही बात हो रही है इधर, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा? अब भी हमने 384 12 से कितनी बार काटा था? 32 बार ही काटा था, ठीक है। अब x की वैल्यू जो होगी वो 32 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, और माइनस के 32 इधर ले आओ, 32 को कॉमन ले लो, 2 माइनस 1 होता है, यानी कि 32 आपका आंसर आ जाएगा। 32 मीटर पर सेकंड उसकी भी लेंथ क्या है? 32 मीटर पर सेकंड ही है। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गया है ना? आपको S1 निकाली हमने, 32 मीटर पर सेकंड आ गई, दूसरी की हमें पता नहीं थी, दोनों की लंबाई समान है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड वाले का जो टाइम है T2 है, T2 12 सेकंड ही है, तो 12 सेकंड लगा दिया, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की होगी? उसने बोला है कि देखो आप त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हो, तो जो आयतन है गोले का उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आप ये करते हो। आप कहोगे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गोले का आयतन होता कितना है। गोले का आयतन कितना होता है? अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन मेडिटेशन करता है। ठीक है, गोले का आयतन हो गया, ये क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब आपको ये गिवन है। अब आपको इसमें एक चीज तो पता पड़ रही है, ये सब तो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, ये सब तो कांस्टेंट है। जो मेन फैक्टर है आपका आर क्यू मेन फैक्टर है, इसका मतलब क्या है? इसी में वृद्धि हो रही है, बाकी सब कॉमन है। तो आप कहोगे बाकी सब कांस्टेंट है, ये मान सकते हैं, कॉमन की बात नहीं होती। हाइट होती तो उसको हम कॉमन नहीं मान सकते थे, उसका एक वो भी एक वेरिएबल है, इधर कुछ वेरिएबल है नहीं, पाई को वेरिएबल नहीं मानते, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50, अगर उसने बोला 50% की वृद्धि की जाती है, इसका मतलब है 1/2। अगर 50% क्या होता है? 1/2 होता है, यानी कि 2 से आप 3 कर दोगे, 2 से आप 3 कर दोगे, 2 से आप 3 कर दोगे,
ये 27 कर दोगे, ये 8 कर दोगे, इनका डिफरेंस कितना आएगा? आप कहोगे मैम डिफरेंस 19 आया, यानी कि 19 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है? 8 पर हुई है। 100 से आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये आप आ गया, आपका ये आ गया। आप इसको जब सॉल्व करोगे 1900 को 8 से भाग दोगे तो आप भाग देके देख लीजिए। ठीक है, कितना आएगा? 16, 17, 18, 19, 30 आ जाएगा। 8, 1908, 24, 8, 24, 2, 4, 6 आ जाएगा। और 8, 40, 8, 48, 8, 56, 56 आ जाएगा। और 8, 40, 237.5, 237.5 विल बी योर आंसर। 237.5 आपका आंसर आ जाएगा। हैं दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है, उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? आप कह रहे हो कि मैम अगर फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड, ये आपके नंबर हो गए। इनका मल्टीप्लाई जब करोगे तो वो इक्वल में आता है, क्या आता है? एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। आप कहोगे कि मैम दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई तो 720 दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? एचसीएफ भी आपको 4 दे रखा है, तो आपको एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी थी। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 एकन 4, 4 और 4 38 और 0, 180 आपका एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। 180 आपकी एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 180 आपके एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप कह रहे हो कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य है आपका 3000। 3 नोटबुक और 6 पेन लेते हो तो 3000 रुपये देते हो। उतने ही पैसों में, इस बात को क्लियर याद रखना, ये आपको लाइन दे रखी है कि उतने ही पैसों में एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? क्लियर है? आप कहोगे कि मैम एक बात बताइए, आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी है, आपने बोला है कि 3 नोटबुक और 6 पेन प्लस 6 पेन। ठीक है, आपने बोला है कि बराबर हैं, क्योंकि पैसे तो उतने ही जा रहे हैं, पैसे तो बराबर हैं। आपने कहा कि वो इक्वल हैं आपके कितने? उतने ही पैसों में एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन क्या करता है? 1 नोटबुक और प्लस 12 पेन ले रहा है। आप कहोगे, और पूछा क्या है बाद में? 15 पेन की संख्या पूछी है, यानी कि वैल्यू किसकी पूछी है? आपकी 15p की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इसमें आप बोल रहे हो कि मैम अगर आप इसको 2n कर, यहाँ पे 2n कर दो और यहाँ पे 6p कर सकते हो, और 2 से क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3p आ जाएगी। आपको वैल्यू किसकी पूछी है? 15p की। तो क्या करोगे आप? इसमें क्या करोगे? आपके पास एक n की वैल्यू है ये। ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे कि मान लो कोई भी इक्वेशन, यानी कि 1n प्लस 12p। ठीक है, 1n प्लस 12p, 1n की जगह 3p लिख सकते हो। यहाँ पर 1n की जगह क्या लिख सकते हो? 1n की जगह 3p लिख सकते हो। 1n की वैल्यू 3p है ना, 3p लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका 12p, और इक्वल है आपका कितना? ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा 3000 के इक्वल है, 3000 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 15p, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000। यही आपसे वैल्यू पूछी थी, 15p की ही तो वैल्यू पूछी थी, तो 3000 आ जाएगी। सपोज आपसे कुछ और पूछा होता, मान लो 14 पेन की वैल्यू पूछी होती। अब हम इस क्वेश्चन में, यानी कि मान लो मैं कह रही हूँ कोई भी वैल्यू होती, आप कह रहे हो कि मैम हमारी तो 5 पेन की वैल्यू पूछी होती, सपोज 5 पेन की वैल्यू पूछी होती। ठीक है, 5 पेन की वैल्यू पूछी होती तो 15p की थी, तो पहली बात तो आप क्या करते? 3 से भाग दे देते, या तो इस तरीके से करते, ये 15 दूनी 30, यानी कि एक पेन की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। ठीक है, और 2 5 10, यानी कि 10 और 00, ये आपकी वैल्यू आ जाती। अगर 5 पेन की पूछी होती, वो बाई चांस ऐसा हुआ कि हमने 15p रखा और 3000 के इक्वल पहले दे रखा था, और हमने देखा और हमारा पूछा भी यही था। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करना आ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं।
ये शॉर्ट कैलकुलेशन देखो अपने माइंड में करनी होती है, हमें इतना नहीं लिखना था, हमें यहीं से भी कर सकते थे कि 3 नोटबुक, उधर कितनी नोटबुक है, 1 है, तो हमारी 2 नोटबुक आ जाएंगी, ठीक है। फिर आप कहोगे 6 पेन, उधर कितने हैं 12 पेन, तो बराबर क्या आ जाएगा 6 पेन आ जाएगा, 12 में से दिए गया। आपको फिर ये भी पता था कि नोटबुक और ये पेन है 3p आ जाएगा। ये आपको माइंड कैलकुलेशन कर लेनी थी, इतनी जो मैंने करके दिखाया उसको आप स्किप कर सकते थे, ओके, ये आपका स्किप वाला पोर्शन बन जाता। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले, ठीक है, समान संख्या मिले। और उसने कुछ अधिकतम या कम बोला, हाँ, विद्यार्थी की वह अधिकतम संख्या, इस अधिकतम ने आपको क्या बता दिया, इस अधिकतम ने आपको बता दिया एचसीएफ लेना है, ठीक है, इस अधिकतम ने क्या बताया, आपको लेना है एचसीएफ, ठीक है। तो जैसे ये है आपका, ये हो गया 1003 और आपका दूसरा क्या है 2703, ये आपका 2 नंबर है, ठीक है। अब आपको अधिकतम की बात कर रहा है तो इसका आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे इनका डिफरेंस कितना आएगा। एचसीएफ क्या होता है, जब भी कोई 2 नंबर हो या कितने भी नंबर हो उनका डिफरेंस लो सबका, उन डिफरेंस में क्या होता है, या तो डिफरेंस ही आपका एचसीएफ हो रहा होता है या उस डिफरेंस का एक कोई फैक्टर होता है वो आपका एचसीएफ होता है, यही 2 चीजें होती हैं। आप इसका डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, इससे ये घटाओगे तो 0, ये होगा 0, ये हो जाएगा 10 यानी कि 7 और ये आ जाएगा 1, 1700 आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। आप एक बात बताओ, क्या फिर 19 से डिवाइड होगा, इसका कोई फैक्टर 19 हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, एक 17 ही इसका फैक्टर होगा, एक 17 ही होगा जो इसका फैक्टर होगा, तो 17 विल बी योर आंसर। और एक बात बताओ, अगर आप बात करते 0 आप कहोगे कि मैम 0 भी तो फैक्टर हो सकता था, मतलब 0 से मतलब 50 20 कुछ ऐसा, जो भी इसका 50 का फैक्टर 100 का फैक्टर जो भी आता, तो क्या आपको इनमें दोनों में लास्ट में कोई 0 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, तो अब इसे वो तो था ही नहीं। 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या हो गई, तो अभाज्य संख्या तो ऐसा नहीं है कि फिर कोई फैक्टर इसका निकलेगा, इस तरीके से आपका 17 आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 32, उसने बोला कि देखो 5 संख्याएं हैं उनका औसत है 32, ठीक है। फिर उसने बोला कि तो अगर एक संख्या हटा दी जाती है और औसत 28 रह जाता है, ठीक है। हमने कहा कि देखो फिर 4 संख्याएं जो होंगी उनका औसत कितना हो रहा है, 28 हो रहा है, 4 संख्याओं का 28 हो रहा है, 4 संख्याओं का 28 हो रहा है, ठीक है। अब आपने कहा कि मैम देखो आप कह रहे हो कि एक संख्या के जाने से औसत तो कम हो रहा है, एक कोई नंबर गया उसके जाने से भाई कितनों पे फर्क पड़ा, 4 पे और फर्क पड़ गया, 4 का और ले गया है, जो ले गया है 4 का कितना ले गया है, पहले 32 था, 28 29 31 32 यानी कि 4 ले गया, यानी कि 4 लोगों का 4 4 4 4 ले गया है, तो ये कितना हो गया 16 हो गया, यानी कि 16 केजी जो भी है आपका 32 है, मतलब 32 मतलब 16 ले गया है एवरेज से। आप कहोगे मैम उसका जो वेट होगा वो 32 तो होगा ही, 32 तो होगा ही, जो 16 लोगों का और लेके जा चुका है वो भी होगा, तो क्या आ जाएगा 6 7 8 और 48, 48 विल बी योर आंसर, दिख रहा है आपको ऑप्शन 48 विल बी योर आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा, 5 का 32 था, 4 का 28 था, हमने कहा 4 लोगों का वजन कम हुआ है, आप कहोगे कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है, तो आप कहोगे कि ये 4 ही तो कम हो गया, 4 कम हुआ है, तो यानी कि 16 कम हुआ है, 16 कम हुआ है तो उधर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका वेट ऑब्वियस है इतना रहा होगा, 48 रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि का 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, यानी कि जो साधारण ब्याज है सपोज 2 है, इसी तरीके से तो लिखा जाता है, और कितने पर, धनराशि पर 5 पर, यानी कि 5 अगर धनराशि रही होगी तो 2 उसका क्या मिल रहा होगा आपको, साधारण ब्याज मिल रहा होगा। आपने कहा आपके पास टाइम कितना है, 5 वर्ष है, यही तो होता है, 1 वर्ष के लिए जो होता है, मतलब मान लो ये 2 मिला है, 5 साल के लिए मिला है, 5 साल में आपको 2 रुपए मिले हैं, आप कहोगे कि 1 साल में कितना मिला होगा, 2/5 मिला होगा। और क्या होता है आपका रेट क्या होती है, 1 साल में मिला पैसा कितना है, 1 साल में, और प्रिंसिपल पे मिला पैसा, तो 1 साल में 2/5 रुपए मिलेंगे और 5 रुपए पे मिलेंगे, आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 55 25 चौका 100, 4 दूनी
8% विल बी योर आंसर। 8% विल बी योर आंसर, ठीक है। 8% विल बी, ये आपको दिखा था, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 साल का, 5 साल में 2 रुपये मिल रहा है, तो 1 साल में 2/5 मिल रहा है, तो 5 रुपये पर कितना मिलेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपकी निकल के आ गई रेट, जो कि है 8%, ठीक है, 8%। देखिए इसने बोला एक वस्तु अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, मतलब मान लो कोई भी अगर उसका CP 100 रहा हो, ठीक है, तो उसका वो जो अंकित क्रय मूल्य उससे, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, ठीक है। फिर उसने बोला यदि उस पर 20% की छूट दी जाए। अच्छा एक बात तो, छूट किस पे दी जाएगी, MP पर ही दी जाएगी, MP पर ही दी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं एक कोई नंबर था, उसको पहले तो आपने 60% बढ़ा लिया, पहले 60% बढ़ाया, उसको छूट देके फिर 20% की कमी कर दी, पर कर तो तुम सेम ऑब्जेक्ट पे रहे हो ना। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो 100 का था, आपने 160 किया, फिर उसमें 20% का जो भी आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको, पर आपका ऑब्जेक्ट तो सेम ही था ना, एक ही ऑब्जेक्ट पे आप एक बार बढ़ा रहे हो, एक बार कम कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। सक्सेसिव क्या होता है, बढ़ाते जाओ कम करते जाओ, कुछ भी करो, बढ़ाओ कम करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको उस तरीके से सक्सेसिव से सॉल्व हो सकता है। आप कहोगे क्या करोगे मैम, इसको 60 बढ़ाया है तो प्लस 20 कम किया है, डिस्काउंट दिया है, -60 मल्टीप्लाई बाई 20/100, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 40 -12, तो कितना आ जाएगा, 30 तो ऐसे ही रह गया, 2 और गया तो ये 28% विल बी आंसर, 28% विल बी आंसर। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। सक्सेसिव हम इसमें लगा सकते थे क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर का मान कितना होगा, आप बताइए। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर क्या होगा। 0.1 क्या होगा, दो संख्या के बाद 0 आ जाएगा तो 0.01 हो जाएगा, ठीक है। 0.01 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर की बात आएगी तो 4 के बाद आएगा, पॉइंट क्या आएगा, 4 नंबर के बाद आएगा, तो आप कहोगे मैम 0.00, ओके, ये आ जाएगा 0.0001, यही तो आ जाएगा, 4 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, हाँ आ गया। अब क्या देख रहे हो आप, 1010.0, 0.0101, 0.0101 विल बी आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, प्लस लगा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हो एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है, सेम शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 20% की छूट देता है, पहले उसको बढ़ा रहा है, अंकित मूल्य को पहले बढ़ा रहा है, फिर क्या कर रहा है, छूट भी दे रहा है। छूट देने के बाद व्यापारी कितनी प्रतिशत का लाभ होगा, आपसे ये पूछा हुआ है। आपको पता है कि मैम पहले तो बढ़ा रहा है, फिर उसी को छूट दे के उसी को कम कर रहा है, तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। आप कैसे सक्सेसफुल लगाओगे, 50 आप कहोगे प्लस छूट दे रहा है तो 20 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई 20, ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 50 -20 और माइनस 0 से 0 10, यानी कि 20 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 30 चला जाएगा 50 से, तो 20% विल बी योर आंसर, 20% विल बी योर आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 72 जल्दबाज 720 पुस्तकों की जल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, ये क्या है, जल्दसाज क्या होते हैं, बनाने वाले, जो जल्दबाज, मतलब कोई बुक्स होती हैं तो उनको जो उनको बनाया जाता है, तो 72 जल्दसाज मतलब 72 लोग हैं, 20 पुस्तकों को 22 दिन में बना सकते हैं, इस तरीके से है इसकी अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो। 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जल्दबंदी, यानी कि 660 पुस्तक बनाई जाएंगी, कितने जल्दबाजों के द्वारा, यानी कि इंसान पूछे हैं जो इसको बनाएंगे, ठीक है। उस इंसानों की कितने इंसानों की आवश्यकता होगी, ठीक है। आपने कहा कि मैम देखो 72 जल्दसाज है, तो 72 जल्दसाज ये
मैन पावर, ठीक है। 22 डेज में कर रही है, 22 डेज हो गया, ठीक है। और क्या कर रहा है ये 720, यानी कि 720 पुस्तक बनाई जा रही हैं। तो काम यही तो होता है, MDH अपॉन जो होता है W1, और MDH अपॉन MDH वाला फॉर्मूला पता होगा, मैन होगा, डे होंगे, और H यानी कि R होंगे, फिर नीचे क्या होता है वर्क होता है W1 W2, इस तरीके से आप देख रहे हो ये हो जाएगा इक्वल। उसी काम को कर सकते हैं। तो 12 दिनों में, इसने बोला है कि 12 दिनों में कितने लोग, हमें नहीं पता, X लोग हो गए, और ये कितना कर रहे हैं 660 इतना होगा। आपने इसको कट किया 10, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 और 12 और 12 ठीक है। ये 5, ये 2, ये 11, ठीक है, ठीक है। ये आ गया आपका, ये भी 11 ही आएगा, ये आ गया 11 आ गया, 11 121 हो रहा है। लेकिन देखो 121 आ गया क्योंकि यही तो बचा आपके पास, ये 11 बचा और ये 11 बचा। अच्छा एक बात बताओ, आपको यहीं से समझ में आना चाहिए था कि ये नीचे भी 11 का मल्टीपल है और ऊपर भी ये भी 11 का मल्टीपल है, ठीक है। दोनों 11 का मल्टीपल होते, यानी कि 11 11 का मल्टीपल होते, लेकिन 11 से 11 कट नहीं रहा होता, ये वाला नीचे वाला ऊपर जाता, मल्टीप्लाई में जाता। तो आप कहते कि मैम फिर हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आप कहोगे कि क्या 11 का मल्टीपल होगा ये, ठीक है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है। अदर देन दैट कोई भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वप्रिल, स्वप्रिल ओके, 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वो काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगते, ठीक है, यही तो आपसे पूछा गया है। उसने बोला कि देखो स्वप्रिल, स्वप्रिल जो है वो क्या कर रहा है, स्वप्रिल क्या कर रहा है आपका 16 डेज में काम को कर रहा है, 16 डेज में काम को कर रहा है। और आपकी जो रेवती है, स्वप्रिल प्लस रेवती, जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे, स्वप्रिल प्लस रेवती मिलेंगे तो क्या करेंगे 128/7 इस तरीके से करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो आप कह रहे हो रेवती अकेले काम को करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क मानते हैं, 128 आ जाएगा इसका, टोटल वर्क कितना आ गया इसका, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या करोगे, इसको सॉल्व करना आता है आपको, ये सॉल्व करना आता होगा। जैसे मान लो ये क्या है आपका यूनिट, ये क्या है आपका डे, ठीक है, यही तो है। तो यूनिट पर डे निकल के यहाँ पे क्या आता है आपका यूनिट पर डे आता है, यहाँ पर क्या आता है यूनिट पर डे आता है। तो आप क्या कह रहे हो कि 128 यूनिट काम को 128/7 इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 128 × 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 128 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 7 आ जाएगा। यानी कि हमें इतना पता पड़ चुका है कि ये इस काम को 7 दिन में 7 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे, 7 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 16 8 128 हो जाएगा, ठीक है, 17 था, ठीक है, ये 17 था तो 17 आएगा, ठीक है। अगर इस सब की जगह हम इसे 17 मान लें और इसकी जगह भी हम इसको 17 मान लें, ठीक है, ये आ जाएगा 17। तो आप देख रहे हो अकेला जब वो कर रहा है तो 8 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है, और जब रेवती के साथ कर रहा है तो 17 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है। तो इसमें रेवती जो है उसका भी तो जुड़ा हुआ है ना मैन पावर, उसका भी तो यूनिट पर डे के हिसाब से जुड़ा हुआ है। तो आप कहोगे कि ये अगर 18 दिन में खुद करता था और उसके साथ मिलके ये 17 दिन में कर रहा है, तो रेवती की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी निकल आएगी। आपको अगर रेवती है उसकी एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी, 17 में से 8 गए तो 9 आ जाएगी, रेवती की एफिशिएंसी 9 आ जाएगी, 9 यूनिट पर डे आ जाएगी, 9 यूनिट पर डे आ गई। अब रेवती की 9 यूनिट पर डे है तो 128 अगर काम रहा होगा यूनिट और रेवती 9 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगी तो 128/9 यूनिट से यूनिट कैंसिल होके 128/9 डे नहीं आ जाएगा आंसर। आप कहोगे हाँ यही तो आंसर आ जाएगा,
128/9 डे विल बी योर आंसर, विल बी योर आंसर। किस तरीके से हमने फाइंड किया? हमने कहा स्वप्निल है वो कितना कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है, और जो है स्वप्निल प्लस जो बंदी है रेवती है वो 128 यूनिट को किस तरीके से करेंगे? 8 यूनिट पर डे और 17 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे। तो हमने कहा कि अगर रेवती का अकेला निकालेंगे तो क्या होगा? रेवती का अकेला होगा तो 9 यूनिट पर डे के हिसाब से होगा। हमने कहा कि अगर रेवती खुद इस पूरे काम को, टोटल वर्क को अकेले करना चाहेगी तो किस तरीके से करेगी? तो वो किस तरीके से करेगी? 128/9 आपका आंसर हो जाएगा, 128/9। तो 128/9 देखो इस तरीके से, देखो 128/9 ये हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी क्यू आर के बीच क्रमशः क्या है? पी क्यू आर के बीच 8,400 रुपए को क्रमशः 2/3, 3, 1/3 इस तरीके से बांटा जा रहा है। तो आर का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, आर का हिस्सा कितना होगा? तो हम क्या कर रहे हैं? पी क्यू आर, ठीक है, ये है पी क्यू आर, ये कर रहा है 2/3, ये कर रहा है 3, ये कर रहा है 1/3, 1/3 कर रहा है, ये 2/3, ये 3 और ये 1/3। ठीक है, उसने कहा है कि पैसा कितना है? पीक्यूआर के बीच टोटल रुपीस दे रखा है, ये दे रखा है 8,400 रुपए दे रखे हैं, और आर का हिस्सा आपसे पूछा है। हिस्सा किसका पूछा है? आर का पूछा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपको जब भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू इस तरीके से दे रखी है और नीचे भी है, मतलब तो आपको जब टोटल करना हो, पहली बात तो एग्जैक्ट नंबर इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन आपको रेशियो जो मिलेगा कम से कम ऐसा तो हो कि नीचे कोई फ्रैक्शन वैल्यू ना हो। किस तरीके से हटाते हैं इस 3 को? आपको नीचे 3 दिख रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? 3 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। इसको करोगे तो 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, ये 9 और ये आ जाएगा 1। इस तरीके से आ जाएगा 9, 2, 1। ये आपका अब रेशियो आ चुका है पीक्यूआर के बीच। पीक्यूआर के बीच का रेशियो क्या है? ये है। ठीक है, पीक्यूआर के बीच का रेशियो ये आ चुका है। आपने देखा कि 291 है, ये रेशियो दे रखा है पीक्यूआर का, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? ये है आपकी 8400, ये है आपकी वैल्यू। 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू है ना ये आपकी। 8400 क्या है? 12 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 12 चौक 12 7 84 7, 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ जाएगी। आपसे पूछी किसकी थी? आर की पूछी थी। आपसे क्या पूछा था? आर पूछा था। आर क्या दे रखा है आपको? आर का तो 1 यूनिट ही है। आर खुद अपने आप में 1 यूनिट की ही वैल्यू, मतलब 1 यूनिट ही है उसके भाग में, ठीक है, नॉट भाग्य में। ठीक है, उसके भाग में क्या है? 1 यूनिट की ही वैल्यू है, तो 700 ही उसकी वैल्यू आ जाएगी। 700 उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने बोला है 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, उसने बोला है 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? क्या होता है? 2πRh होता है, 2πRh होता है। आप एक बात बताओ, क्या ये कोई भी नंबर है? 70 सेंटीमीटर ले लो या फिर आप 14 सेंटीमीटर ले लो, क्या कोई भी 11 का मल्टीपल है? आप कहोगे नहीं, कोई भी नहीं है। इसका मतलब है जो 22/7 है, 7 से तो देखो ये कट जाएगा, 7 से कोई भी नंबर है, 70 काट लो या 14 काट लो, क्योंकि नीचे 7 आता, 22/7 लेते हैं हम। पाई की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 22/7 ले रहे हैं। जब पाई की वैल्यू को 22/7 लोगे तो ऊपर जो 11 का मल्टीपल है वो तो कटेगा नहीं, कोई नीचे से ऐसा नंबर तो नहीं आ रहा कि जो कट जाएगा ऊपर का। तो आपको पता है कि जो भी आपका ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आप इस तरीके से 11 का मल्टीपल देखिए, ये कितना हो गया? 6, 7, 8, ये होगा 8 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 4, तो ये तो 4 आएगा। क्या 4 ऑप्शन होगा? आप कहोगे ये तो नहीं है। आप देखो 6 और 6 12 माइनस 1, ये हो जाएगा 11, तो ये तो 11 का ऑप्शन है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 6 और 5 कितना हो गया? 6 और 5 11 माइनस के 3, क्या ये हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। और 5, 6, 7, 8, 8 में से 9 गया
तो ये भी एक आएगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जो 11 का मल्टीपल है, ठीक है, और वही आपका आंसर हो जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, लाइक यू डोंट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, आपको कैसे पता पड़ा? आपने सिर्फ और सिर्फ, हमें ये पता है कि 22 के कट जाएगा, कोई नीचे डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है, आपने कहा नहीं कोई नंबर नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से वो कटेगा भी नहीं, उस हिसाब से वो कटेगा भी नहीं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। चलो, हमें तो पता पड़ चुका ये आंसर है, लेकिन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, क्या होता है? 2πr/h, ठीक है, यही होता है। तो 2 22/7, r क्या है आपकी त्रिज्या, कितनी है 70, और h क्या है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से ये 2 बार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 22 और 2 ये हो जाएगा 44, और 7 दूनी 14, 140। यानी कि देखो 11 का मल्टीपल यहाँ से ही पता पड़ रहा है। डिजिटल सम लगा के देखिए एक बार, डिजिटल सम लगा लेंगे। पहले तो लास्ट में एक जीरो आना चाहिए, सब में है एक लास्ट में जीरो, तो उस तरीके से हो गया, जीरो आएगा। आप एक काम कीजिए, 4 और 4 8, 4 और 1 5, यानी कि 4 आना चाहिए। डिजिटल सम लगाओगे तो 4 आना चाहिए, ठीक है। डिजिटल सम लगाओगे तो 6 7 8 9 10 11 12, ये तो 3 आएगा, ये तो 3 आएगा। आप इसको देखो, 6 7 8 9 10, 6 6 12 13, यानी कि इसका 4 आ गया। आप इसको देखो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 5 आएगा, ये तो होगा नहीं। 9 तो हट ही जाता है सीधे, 5 6 7 8, ये भी 8 आएगा। हमको क्या चाहिए था? 4 चाहिए था, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आ रहा है 4, तो 6160 विल बी योर आंसर। क्या आ जाएगा? 6160 विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अभी आपके हमने 20 क्वेश्चंस पूरे करा दिए हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं। हाँ, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है, शायद स्पीड में करा दिया है आज कंपैरेटिव। तो क्या क्या डाउट है आपके? कुछ अभी हमने आपको ये करा दिया, लाइक अभी हम आपके लिए फिर टीसीएस के लेटेस्ट क्वेश्चंस ही लेके आने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप अपनी स्टडी कीजिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।